इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार घर पर व्हाइट वॉश होने के बाद आई होप आप सभी ठीक हो, सही सलामत हो। लेकिन आज हम रेट करेंगे अपनी इंडियन टीम थ्रू आउट दिस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टूर। लेकिन आज हमेशा जैसे हम अपने रेटिंग ग्लासेस नहीं पहनेंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट प्राउड ऑफ दीज रेटिंग्स, पर इट इज व्हाट इट इज, करना तो पड़ेगा। दुख इस बात का हो रहा है कि किंग के बर्थडे के दिन ये रेटिंग करनी पड़ रही है, लेकिन हार्ड टू सॉल्व पिल है। लेट्स गेट इट ओवर विद। तो हम टीम इंडिया को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बैड एंड वर्स्ट। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे। इस पूरे टूर में मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही प्लेयर्स थे जो एक्सीलेंट कैटेगरी में जाएंगे। सबसे पहला प्लेयर आता है विदाउट अ डाउट ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ये इंडिया का ग्रेटेस्ट रेड बॉल विकेट कीपर है। ऋषभ पंत अपना क्लच प्लेयर है जो सेकंड टेस्ट मैच भी वो रन चेज में हेल्प करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया था। लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में भी उसके साथ वो कंट्रोवर्शियल एलबीडब्ल्यू हुआ। हमारे बाकी सारे बैटर्स पिच करते गए, लेकिन ऋषभ पंत अकेला ही वन साइडेड डोमिनेशन दिखा रहा था। बट सैडली यार स्पाइडी को किसी ने साथ ही नहीं दी। एक्सीलेंट कैटेगरी में दूसरा और आखिरी प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर। व्हाट अ कमबैक यार, 3 साल बाद इंडियन टेस्ट टीम में कमबैक किया और आते ही 2 मैचेस में 16 विकेट्स, ऊपर से क्रूशियल रन्स भी मारे। जिस पिच पे अपने टॉप 5 बैटर्स का डिफेंस नहीं हो रहा था, वॉशिंगटन काफी फर्मली पिच पे खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, बार बार डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है। और वॉशिंगटन को अपने परफॉर्मेंस का रिटर्न भी मिल गया, क्योंकि बीजीटी में अक्षर पटेल नहीं जा रहा है, वॉशिंगटन जा रहा है। और वॉशिंगटन को देख के अभी से समझता है कि ये सालों साल इंडिया के लिए टेस्ट खेलेगा, विच इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट, गुड कैटेगरी का सबसे पहला प्लेयर है इंडिया का ओपनर। ऑब्वियसली फिलहाल तो एक ही ओपनर आ सकता है इस कैटेगरी में, वो है यशस्वी जायसवाल। नॉट इनफ ब्रो। जायसवाल की विकेट की अहमियत अपोजिशन टीम को पता है। इट्स हाई टाइम अभी जायसवाल को भी पता चले। दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 10 मिनट जब बचे होते हैं ना, आपको रिवर्स स्वीप नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है ना जो हमेशा पिच कंडीशंस रीड करके खेलता है। हमेशा टफ सिचुएशंस में ये अकेला खड़ा रहता है। यार सॉरी यार ब्रो, इट्स अनफॉर्चुनेट कि अपना कैप्टन फिलहाल साथ नहीं दे पा रहा है, बट हमने बांग्लादेश टूर में देखा फर्स्ट सेशन जो बांग्लादेश बहुत अच्छी खेल रही थी, जायसवाल अकेला खड़ा रहा। अभी भी न्यूजीलैंड के सामने जब बॉलिंग काफी टफ जा रही थी, फर्स्ट मैच में भी जायसवाल ही था जो बहुत टाइम तक पिच पे खड़ा रहा, क्योंकि यार बंदा टेक्निकली एकदम साउंड है। तो यार अभी जब सीनियर्स नहीं चल रहे तो इट्स हाई टाइम आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। और एक प्लेयर जिसे स्टेप अप करना पड़ेगा, अपना प्रिंस शुभमन गिल, जो गुड कैटेगरी में आता है। फर्स्ट टेस्ट मैच मिस किया था, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस में गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन हमें गिल को वो यंगस्टर वाला ट्रीटमेंट देना बंद करना चाहिए, क्योंकि गिल एक ऐसा प्लेयर है जो 2021 WTC फाइनल खेला है, 2023 WTC फाइनल खेला है, 23 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो गिल का इतने यंग एज में इतना एक्सपीरियंस होना, गिल को अभी इंडिया के लिए मैचेस खत्म करने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंग्लैंड में ध्रुव जुरैल के साथ एक मैच फिनिश करी थी गिल ने, वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग ये मैच भी खत्म कर सकता था, क्योंकि इतना पोटेंशियल है। एक 90 पे भी अनफॉर्चुनेटली आउट हुआ फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन यार 4th इनिंग्स में गिल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे। आप ऐसा लीव नहीं कर सकते। गिल भी वन फॉर द फ्यूचर है। गिल में हेवीली बीसीसीआई ने इन्वेस्ट किया है। इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम गिल को रिटर्न्स देने पड़ेंगे। बट थ्रू आउट उसका परफॉर्मेंस काफी गुड था। कभी सोचा नहीं था कि जड्डू और अश्विन एवरेज कैटेगरी में जाएंगे इंडियन होम कंडीशंस में, लेकिन वो एवरेज कैटेगरी में भी है सिर्फ उनके बॉलिंग के वजह से। यार स्पिनिंग ट्रैक है, हमने ट्रैक बनाया हमारे लिए। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स यहाँ पे हमारी धूप में आके खेल रहे हैं, तो हमें तो खेलना ही चाहिए था ना। हम क्या एक्सक्यूज देंगे यार, हमने पिच बनवाया आपके लिए, तो आप एवरेज कैटेगरी में हो सिर्फ आपके बॉलिंग के वजह से। लेकिन यार मुझे एक टाइम आप याद दिला दो कि रविंद्र जडेजा जब भी टीम को जरूरत है जड्डू ने परफॉर्म करा है, एक भी बार नहीं। जब भी सिचुएशंस या मौके बड़े होते हैं, रविंद्र जडेजा कभी खड़े नहीं होते, और आउट इतना सिली मैनर में होता है ना, ऐसे लगता है यार कोई टेल एंडर आउट हुआ है। और इन सर की वजह से अक्षर पटेल बेंच पे बैठा है। यार हम अक्षर पटेल को क्या एक्सक्यूज दे सकते हैं, जबकि हम सभी को पता है ही इज नॉट जड्डू का रिप्लेसमेंट, ही इज बेटर देन दैट। ठीक है, और अश्विन यार आप गेम के इतने अच्छे रीडर हो, वी एक्सपेक्ट सो मच मोर फ्रॉम यू। आप कैसे एक रिवर्स स्वीप पे आउट हो सकते हो यार? क्योंकि अश्विन होता है ना पिच पे, अश्विन और वॉशिंगटन खेल रहे थे, हम सभी को होप था कि आप मैच जिता दोगे, लेकिन एक रिवर्स स्वीप के बाद इंडिया का वो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया और हम मैच हार गए। और एक प्लेयर जो एवरेज कैटेगरी में आ सकता है वो है आकाशदीप।
वो इसलिए चलो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार स्पिनिंग ट्रैक था तो पेसर का इतना चला नहीं, फिर भी इसने टॉम लेदन को अच्छे से आउट किया था। लेकिन ब्रो स्पिन ट्रैक पे पेस नहीं चल रहा है लेकिन रन्स तो चल सकते हैं ना। इसका इतना सिली जो रनआउट था उसके वजह से वॉशिंगटन के 10-20 रन रह गए और उसी मार्जिन से हम मैच हारे। आकाशदीप ने विदाउट फेसिंग अ बैट विराट कोहली का बैट मंगाया और विराट कोहली जैसे ही रन आउट हुआ। सो आकाशदीप इस लेवल पे ऐसे सिली रन आउट होना इज सो नॉट गुड। बैड कैटेगरी का सबसे पहला बैड मुंडा है सरफराज खान। जी हाँ, 150 मारने के बावजूद सरफराज खान का न्यूजीलैंड टूर से पहले 59 का एवरेज था जो अभी हो चुका है 37 का। सरफराज खान ने 6 टेस्ट मैचेस खेले लेकिन 6 टेस्ट मैचेस में 3 बार वो डक पे आउट हुआ है। मतलब चले तो चले, नहीं तो कुछ भी ना चले। भाई केएल राहुल को बिठा के हम इसे खिला रहे और ये बंदा होम ग्राउंड पे 0 और 1 पे आउट होता है। पिच काफी स्पिन हो रहा था ना, तो महाशय ने कहा रुको मैं फुल टॉस पे आउट होके बताऊंगा। गाइस ट्रस्ट मी और नॉट बट आई थिंक ये सरफराज खान का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है और उसके 2 रीजन है। एक तो इसकी इनकंसिस्टेंसी और दूसरा इसका एटीट्यूड। हमने सरफराज के एटीट्यूड के बारे में काफी बार न्यूज पढ़ी थी रणजी में, लेकिन इंटरनेशनल में भी 3rd टेस्ट मैच में इसे अंपायर ने वार्निंग दी। बैटर ने महाशय की खास कंप्लेंट करी कि रनअप के टाइम भी ये बंदा कुछ स्लेज कर रहा है। टर्न आउट इसे शॉर्ट लेग से भी हटा दिया था। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसा, 150 मारने के बाद एक प्लेयर को कैसे आप निकाल सकते हो? भाई 300 मारने के बावजूद करुण नायर को निकाल दिया था, तो सरफराज खान क्या चीज है। बैड कैटेगरी का अगला बैड कॉप है डीएसपी सिराज ऑफिशियल। यार कितने मैचेस हो गए सिराज की बॉलिंग ही नहीं चल रही, सिराज को बॉलिंग दे भी नहीं रहे और फिर भी खिला रहे। बॉलिंग से अग्रेशन क्या होता है भाई? मैं वर्बल अग्रेशन दूंगा, और जब भी सिराज बैटर के साथ वर्बली अग्रेशन में इन्वॉल्व हुआ है ना, उस बैटर ने हमेशा परफॉर्म करा है और इंडिया का ही नुकसान हुआ है। तो मुझे पता नहीं यार सिराज का फॉर्म कब आएगा, लेकिन हम जो बीजीडी कर रहे थे ना, इतना हाइप कर रहे थे ना 2 महीने पहले से, ये सिराज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डीएसपी सिराज के मीम्स बनाना जरा रोक देते हैं और सिराज को परफॉर्मेंस करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करते हैं। अब फाइनली आती है वर्स्ट कैटेगरी। दिल पे पत्थर रख के करना पड़ रहा है लेकिन इट इज व्हाट इट इज। हम सभी को पता है कि इस टूर में रोको ही वर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस किसी भी इंटरनेशनल टेस्ट टीम के लिए अनएक्सेप्टेबल है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का वर्स्ट कैटेगरी में होने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने जाने अनजाने में इन दोनों को गेम से भी बड़ा कर लिया। यार सचिन तेंदुलकर कभी ऐसा ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है ना, तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद टीम इंडिया। यार ये कौन सी सेल्फलेस क्रिकेट है जिसमें बॉल कोई डिफेंस ही नहीं कर रहा है, सारे स्ट्रोक मेकर्स है। विराट कोहली सर के बैट पे बॉल लगती है वो रन भाग रहे हैं। 2nd टेस्ट मैच में भी सबसे क्रूशियल विकेट ऋषभ पंत का उनके वजह से आउट हुआ था, ये सभी को पता है। लेकिन अपने विकेट को वो इतना प्राइस करते थे। आईपीएल में भी, आईपीएल में अपने विकेट को इतनी अहमियत देते थे अपने किंग, लेकिन टेस्ट मैच में अगर आप रन आउट होते हो ना, ये सबसे गंदा डिसमिसल है। रोहित शर्मा T20 से रिटायर हो चुका है लेकिन टेस्ट मैच में बॉल रुका ही नहीं रहा है, तो कोई भी बॉलर डेफिनेटली सेटअप करके 1-2 ट्राइज में आपको आउट तो करेगा ही। और पता है क्या, हम अभी भी डिलीजन में जी रहे कि विराट के 100 सेंचुरीज हो जाएंगे, लेकिन 2019 से विराट का 20 का एवरेज है। एक टेस्ट टीम में किसी भी स्पेशलिस्ट बैटर को 20 के एवरेज से कोई भी टीम एंटरटेन तो करती, तो हमने इन्हें गेम से बड़ा बना दिया। रोको को वर्स्ट कैटेगरी में देखते हुए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, इससे बुरा हम सभी को तब लगेगा जब इन 2 लेजेंड्स को टेस्ट करियर में हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आई थिंक ये बीजीटी अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार कुछ तो मिरेकल होना चाहिए, और अभी भी हमने बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके WTC फाइनल्स पहुंच के फाइनल्स जीतना पड़ेगा, नहीं तो अपने लेजेंड्स को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेंगी। वैसे इस कैटेगरी में और एक एडिशन हो सकता है अपने कोच साहब मिस्टर गौतम गंभीर। मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जो एक दिन में 400 मार सके और अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन भी बैटिंग कर सके। यार 2 घंटे बैटर नहीं बैटिंग कर रहे विदाउट लूजिंग अ विकेट। और गंभीर साहब और क्या ही एक्सक्यूज दे सकते हैं यार, पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ अकेले ने डिसाइड किया है। अभिषेक नायर, रायन, 2 असिस्टेंट कोच, मॉर्ने मॉलकर, 1 बॉलिंग कोच, लेकिन टीम के पास बैटिंग कोच नहीं है। और ये वही होम ट्रैक्स है जहां पे लक्ष्मण, सचिन, गांगुली, द्रविड़ स्पिन आसानी से खेला करते थे। अब क्या एक्सक्यूज दोगे कोच साहब? तो ये थी हमारी आज की टीयर लिस्ट।
यार इसे देख के ही ना दिल चकना चूर हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो ट्रस्ट मी गाइज, एंड गेम इज़ वेरी नियर। एंड आई नो तुम्हें पता है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इंडिया फॉलोइंग प्लेयर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दे। देखो, सीनियर्स रहे या ना रहे, लेकिन ये कुछ 5 ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन पर इन्वेस्ट करने पर ये सालों साल रिटर्न दे सकते हैं। वो प्लेयर्स हैं यशस्वी गिल, पंत, अक्षर एंड वॉशिंगटन। इन्हें अपना कोर बनाकर इंडिया इनके अराउंड न्यू टेस्ट लेगेसी स्टार्ट करे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें भर भर कर पोटेंशियल है टू कैरी इंडियाज लेगेसी फॉरवर्ड। तो बीसीसीआई इन पर इन्वेस्ट करे या ना करे, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा इन प्लेयर्स पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने। अभी तक तो हर ट्रू क्रिकेट फैन को पता है कि प्लेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, सिक्सर पे। सिक्सर ये एक वन ऑफ अ काइंड न्यू एज स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने फेवरेट प्लेयर्स का फैंटेसी स्टॉक खरीद सकते हो। जी हाँ, आप हर सीरीज के पहले प्लेयर्स का फैंटेसी स्टॉक खरीद कर उन पे अपना इंट्यूशन या एनालिसिस के मुताबिक राइट टाइम पर बेचकर प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेरे पोर्टफोलियो में यशस्वी, पंत और अक्षर का एक कॉम्बिनेशन है और दूसरे पोर्टफोलियो में गिल, पंत और वॉशिंगटन का एक कॉम्बिनेशन है। ये कुछ प्लेयर्स है जो मैंने चुने हैं फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ बोथ मी एंड इंडिया। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इन 5 प्लेयर्स का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, तो मैं इनका एनालिसिस अप करके फैंटेसी स्टॉक खरीदूंगा। आप अपने एनालिसिस यूज करें, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और सिक्सर बाय ड्रीम स्पोर्ट्स पे अपने ड्रीम्स पूरे करें। मेरा पोर्टफोलियो कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। सिक्सर पे आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन है ये भी कमेंट करके बताइए। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।